सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस शेयर किए थे। उसी श्रृंखला में हम आज उससे आगे के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और देखने जा रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अजंता और एलोरा दो कंपनीज़ है यहाँ पर। अजंता लिमिटेड जो है वो उसने एलोरा लिमिटेड के व्यवसाय को 31 मार्च 2016 को स्थिति के अनुसार लेने को सहमति दी है। तो एलोरा लिमिटेड यहाँ पर वेंडर कंपनी है और अजंता लिमिटेड यहाँ पर परचेजिंग कंपनी है। वेंडर कंपनी यानी कि एलोरा लिमिटेड की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, जिसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का प्रॉफिट है, डिबेंचर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। इसी प्रकार एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी दे रखी है। अदर नॉन करंट एसेट्स में कुछ एक फिक्शिशियस एसेट्स दे रखी हैं, कृत्रिम संपत्तियाँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं और डिबेंचर्स डिस्काउंट है। देन इन्वेंट्रीज में स्टॉक है, देन डेटर्स हैं और कैश एट बैंक है 35,000। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे परचेज कंसिडरेशन के बारे में आपको 3 पॉइंट्स में सूचना दे रखी है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1,10,000 रुपये के 8% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट किए गए। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर 5 धारित अंशों के लिए 3 रुपया नकद और 10 रुपये वाले 6 इक्विटी शेयर 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए और 7% डिबेंचर होल्डर्स को 8% प्रीमियम पर चुकाने के लिए 9% डिबेंचर्स 10% बट्टे पर जारी किए गए। तो ये 3 पार्ट्स में आपको यहाँ पर बता रखा है कि अजंता लिमिटेड द्वारा किस प्रकार भुगतान किए गए एलोरा को। तो यहाँ सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखने की है वो ये है कि परचेज कंसिडरेशन में डिबेंचर होल्डर्स को जो पेमेंट्स की जाती हैं वो शामिल नहीं की जाती पीसी में। केवल अंशधारियों को जो भुगतान किए जाते हैं, भले वो किसी भी प्रकार के भुगतान हो, नगद हो या अंश हो, तो वो तो हम शामिल करते हैं किसी भी प्रकार का भुगतान हो, लेकिन वो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होना चाहिए। डिबेंचर होल्डर्स को यदि हम कोई भुगतान किया जाता है परचेजिंग कंपनी द्वारा, तो वो नहीं माना जाएगा पीसी, तो वो पीसी में जोड़ा नहीं जाएगा। तो इसके बाद पीसी की गणना करते समय अजंता लिमिटेड के डायरेक्टर्स के द्वारा लैंड एंड बिल्डिंग को 2.5 लाख पर, स्टॉक को 220 पर, डेटर्स को 4% बट्टे पर मूल्यांकित किया गया। एलोरा लिमिटेड के डेटर्स में 10,000 रुपीज़ अजंता लिमिटेड में बकाया राशि शामिल है। एलोरा के डेटर्स हैं 10,000 के, इसका मतलब अजंता लिमिटेड के क्रेडिटर्स में होंगे वो 10,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल डेट्स हैं। म्यूचुअली एक कंपनी में डेटर, दूसरी कंपनी में क्रेडिटर, यानी इनके बीच में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ होगा। मशीनों को पुस्तक मूल्य पर मूल्यांकित किया गया। इसके बाद एक चीज़ आपको और दे रखी है कि एलोरा लिमिटेड जो है वो अधिग्रहण से पहले अपने अंशों पर 10% लाभांश चुकाएगी और समापन के जो खर्चे हैं 5,000 रुपये होंगे। इसके बाद जो भी कैश बचेगी उसे अजंता लिमिटेड ले लेगी। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम पीसी कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। पीसी में जैसा कि अभी हमने बात करी कि शेयर होल्डर्स को जो भुगतान किए जाएंगे वही पीसी माने जाएंगे। जो डिबेंचर होल्डर्स को भुगतान किए जाएंगे वो पीसी के अंदर शामिल नहीं किए जाएंगे। तो पहले 2 पॉइंट्स में आपको दे रखा था पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो वो दोनों हम यहाँ पर ले लेंगे। पहले पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो इसके अंदर आपको बता रखा है 8% प्रेफरेंस शेयर्स दिए गए थे 1,10,000 के। लाइकवाइज पेमेंट टू इक्विटी शेयर्स में, शेयर होल्डर्स में इन्हें इक्विटी शेयर्स भी दिए गए हैं और इन्हें कैश भी दी गई है। तो इक्विटी शेयर्स के बारे में कहा गया था हर 5 अंशों के धारक को 6 नए अंश, तो फिर 20,000 अंशों के धारकों को 20,000 गुना 6/5 यानी कि 24,000 अंश, और 10 रुपये वाला अंश 10% प्रीमियम पर यानी 11 रुपये पर, तो 24,000 गुना 11 2,64,000। देन कैश के बारे में कहा गया था प्रत्येक धारित 5 अंशों के लिए 3 रुपया नकद, तो फिर 20,000 अंशों के लिए 20,000 गुना 3/5 यानी कि 12,000। इस प्रकार इक्विटी अंशधारियों को 2,76,000 रुपया कुल भुगतान, और टोटल जो है पीसी वो होगा 3,86,000। अब हम बात करते हैं जर्नल ऑफ एलोरा लिमिटेड की। यहाँ पर सबसे पहले हमें कहा गया था कि अधिग्रहण से पहले एलोरा लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स जो हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उन्हें 10% डिविडेंड देगी। तो 2 लाख की
2 लाख की अंश पूंजी पर 10% की दर से 20,000 रुपया इक्विटी शेयर डिविडेंड। सरप्लस से ये चार्ज किया जाएगा डिविडेंड। सरप्लस डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। पेमेंट ऑफ डिविडेंड मेड एट द रेट ऑफ 10%। डिविडेंड को प्रपोज़ करने की, प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने की और पेमेंट की जो एंट्रीज़ हैं वो हम आगे नेक्स्ट एक और चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे। यहाँ पर तो एक ही एंट्री है, तो इसकी एंट्री हमने की है सरप्लस अकाउंट डेबिट, सरप्लस डेबिट टू बैंक, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर। तो इसमें ये फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी। देन है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। अब इसके बाद आपको एंट्री करनी है एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। वे सभी संपत्तियां जो कि परचेजिंग कंपनी द्वारा एक्वायर की जाएंगी, उन सारी संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू स्टॉक इन ट्रेड, टू सन्डे डेटर्स, टू बैंक। बैंक में यहाँ पर आपको जो दिखानी है अमाउंट, बैलेंस शीट में 35,000 दे रखा था, तो उसमें से आपको लेस कर देना है 20,000। फर्स्ट एंट्री में आपने डिविडेंड पे किया है और 5,000 सेकेंड एंट्री में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो पे किए हैं। 35,000 माइनस 25,000, 10,000 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा बैंक में। एक बात जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है, पहले भी बता चुकी हूँ, वो ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट में केवल उन्हीं संपत्तियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा जिन्हें परचेजिंग कंपनी ने लेने के लिए सहमति दी है, लेकिन उन्हें जब हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, उन्हें ट्रांसफ़र उसी मूल्य पर करना है जो कि उनका पुस्तक मूल्य है। यहाँ पर नया मूल्य नहीं लेना, आपको रिवैल्यूड प्राइस नहीं लेना, ठीक है। तो सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन इसी प्रकार आप लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,50,000, 1,00,000, 2,50,000 क्रेडिटर्स एंड 7% डिबेंचर्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन पीसी को ड्यू कीजिए अजंता लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन 3,86,000। इसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो 1 लाख है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1,10,000 के प्रेफरेंस शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिटेड टू देम एंड ₹10,000 एक्सेस पेबल टू देम डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब भी ऐसा कोई डिफरेंस होता है, पेमेंट कम या ज़्यादा की जाती है, तो जो डिफरेंस होता है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में अकॉर्डिंगली डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर डेबिट होगा क्योंकि 1 लाख जो है इनकी कैपिटल है और हम होल्डर्स को क्रेडिट कर रहे हैं 1,10,000 से, क्योंकि इन्हें 1,10,000 के प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे अजंता लिमिटेड वाले, दैट्स वाई। तो ये हो गई आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को होल्डर्स के खाते में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। देन इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और सरप्लस, इनको हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स के खातों में ट्रांसफ़र करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, सरप्लस डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 2,20,000, 10,000, देन 230 टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट कर दीजिए। बैलेंसेस ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसी प्रकार से जो बैलेंस शीट में एसेट्स में आपको फिक्शिशियस एसेट्स दे रखी हैं, उन्हें भी हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ही ट्रांसफ़र करना होता है। तो इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स 15,000 से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट कीजिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000, डिस्काउंट जो है वो है 5,000। तो इस प्रकार ये एंट्री हो जाएगी। देन पीसी को रिसीव करने की एंट्री। पीसी में हमें 3 प्रकार की चीज़ें हैं प्राप्त हुई हैं, जो 8% प्रेफरेंस शेयर्स इन अजंता लिमिटेड 1,10,000, देन इक्विटी शेयर्स इन अजंता लिमिटेड 2,64,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अजंता लिमिटेड। सो जो भी अमाउंट्स जितनी हमने अभी ऊपर पीसी में कैलकुलेट करी थी, उन अमाउंट्स को लिख करके पीसी से 3,86,000 से अजंता लिमिटेड को आप क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स इन अजंता लिमिटेड 1,10,000,
रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप अकाउंट बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट शो करेगा 61,000 का, ठीक है। तो आपको 61,000 का ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में क्रेडिट कर देना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 61,000। एट लास्ट आपको जो भी नई कंपनी से इक्विटी शेयर्स और बैंक बैलेंस या बैंक कैश के रूप में जो राशि प्राप्त हुई है रोकड़ के रूप में, उसे आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने की एंट्री कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन अजंता लिमिटेड टू बैंक, तो 2,76,000 से आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट करेंगे और 2,64,000 से इक्विटी शेयर्स इन अजंता लिमिटेड को क्रेडिट और टू बैंक 12,000 से। तो इस प्रकार इस एंट्री को करते ही आपकी अलोरा लिमिटेड की पुस्तकों में खुले हुए सभी खाते स्वतः ही बंद हो जाएंगे। देन जर्नल ऑफ अजंता लिमिटेड, अजंता लिमिटेड की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ करनी है अब हमें। तो इसके लिए जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ टेक ओवर करी हैं उन्हें आप यहाँ पर उससे संबंधित एंट्री यहाँ पास करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये मूल्य वही मूल्य होंगे जिन मूल्यों पर अजंता लिमिटेड ने अलोरा लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को लिया है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को 2,50,000 में लिया है। इसी प्रकार मशीनरी को पुस्तक मूल्य पर ही लिया है 1 लाख। स्टॉक जो है 2,20,000 रुपये के मूल्य पर। बैंक 10,000, 35,000 माइनस 25,000 करने के बाद ऊपर हमने बात की है इसके बारे में 10,000। अभी गुडविल को छोड़ दीजिए। 7% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को जो पेमेंट्स करने की बात हुई है वो बात हुई है कि 1 लाख के जो डिबेंचर्स थे इन्हें पेमेंट की जाएगी 8% प्रीमियम पर। तो 1,08,000 से आप करेंगे 7% डिबेंचर्स। देन टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो डेटर्स जो है आपके डेटर्स के ऊपर आपको प्रोविज़न बना देना है, तो प्रोविज़न की एंट्री कर दीजिए। देन लिक्विडेटर ऑफ एलोरा लिमिटेड 3,86,000। तो इस प्रकार ये आपका टोटल आ जाएगा क्रेडिट का। उसमें से आप डेबिट के टोटल को लेस कर देंगे तो आपके पास जो बैलेंस होगा वो बचेगा गुडविल की फॉर्म में। अगर ये बैलेंस क्रेडिट की तरफ आ रहा हो तो हम इसको कैपिटल रिजर्व मानकर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फिलहाल क्रेडिट का जो योग है वो डेबिट के योग से ज़्यादा है, तो जो अंतर की राशि है वो डेबिट की तरफ बच रही है, तो इससे हम गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे 15,600। ठीक है, तो ये आपकी पहली एंट्री हो गई इसके अंदर। देन सेकंड एंट्री आप देखिए, इसमें लिक्विडेटर ऑफ एलोरा को हम पेमेंट कर रहे हैं। लिक्विडेटर ऑफ एलोरा लिमिटेड डेबिट पीसी की जो राशि थी, ऊपर भी आपको जस्ट अ मोमेंट टू लिक्विडेटर ऑफ एलोरा लिमिटेड करना था 3,86,000 से। अब इस 386 की पेमेंट की एंट्री है सेकंड। लिक्विडेटर ऑफ एलोरा लिमिटेड 3,86,000 टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम एंड टू बैंक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये शेयर्स जारी किए थे 24,000, इन्हें 10% प्रीमियम पर जारी किया था, यानी कि 10 रुपये वाला जो अंश था उसको हमने 11 रुपये में जारी किया था। तो 1 रुपया प्रति अंश क्या था, 1 रुपया प्रति अंश इसके अंदर हमारा प्रीमियम था। तो इसके लिए आपको एंट्री करनी होगी। 24,000 अंश जारी किए हैं, 24,000 गुना 10 2,40,000 इक्विटी शेयर कैपिटल और 24,000 गुना 1 24,000 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। बाकी अमाउंट्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सिंपली 1,10,000 और बैंक में भी 12,000। नेक्स्ट है आपका 7% डिबेंचर्स। तो जो ये 7% डिबेंचर्स एलोरा लिमिटेड के एक्वायर किए हैं, इन्हें पेमेंट करने की एंट्री, इसके बदले में इन्हें 9% डिबेंचर्स जारी किए गए हैं और डिस्काउंट पर किए गए हैं ये, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 1 लाख के डिबेंचर्स थे एलोरा के, जिन्हें 8% प्रीमियम पर यानी कि 1,08,000 इन्हें पेमेंट करना है और इन्हें इसके बदले में 9% डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं 10% डिस्काउंट पर। तो 1,08,000 अपॉन 90% करेंगे, बिकॉज दोज डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, so rate of discount is 10% here. So 1,08,000 divided by 90% means 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 के 9% डिबेंचर्स और डिस्काउंट हो गया आपका 12,000। ठीक है, और इसके बाद जो म्यूचुअल डेट्स
अकाउंट को कैंसिल करने की एंट्री है सन्डे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सन्डे डेटर्स। ये हमेशा एंट्री यही होती, क्रेडिटर्स को हम डेबिट करते हैं और डेटर्स को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि हम म्यूचुअल डेब्ट्स को कैंसिल कर रहे हैं। तो कैंसिल करेंगे तो डेटर्स भी कम होंगे, क्रेडिटर्स भी कम होंगे। यहाँ पर डेटर्स थे वो एलोरा के और क्रेडिटर्स थे वो अजंता के, तो दोनों एक तरफ क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे अजंता के, एक तरफ डेटर्स कम हो जाएंगे एलोरा के। ठीक है, तो क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स 10,000 से। तो इस प्रकार ये आपको एंट्रीज पास करनी है अजंता और एलोरा की बुक्स में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें आपको 3 एंट्रीज पूछी गई हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है इसके अंदर आपको पी लिमिटेड के डेटर्स में आर लिमिटेड द्वारा देय 25,000 की राशि शामिल है। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि पी ने आर को एकीकरण करने का निश्चय किया है। तो पी यहाँ पर परचेजिंग कंपनी है और आर जो है वो वेंडर कंपनी है। तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स बता रखे हैं ये इनके म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। यहाँ पर पी के डेटर्स में आर द्वारा दे 25,000 की राशि शामिल है, यानी कि ये 25,000 पी लिमिटेड के डेटर्स में शामिल है और आर के क्रेडिटर्स में। तो एंट्री क्या पास करेंगे आप, क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स। क्रेडिटर्स किसके हैं वो उसके ब्रैकेट में आप शो कर सकते हैं। देखिए क्रेडिटर्स ब्रैकेट में इन आर लिमिटेड डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स किसके हैं वो पी लिमिटेड के, तो डेटर्स के ब्रैकेट में लिख दीजिए पी लिमिटेड। तो इस प्रकार पहली एंट्री 25,000। ऐसा करने से पी के 25,000 के डेटर्स कम हो जाएंगे और आर के 25,000 के क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि फाइनली दोनों कंपनीज अमेलगमेट हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, एक हो रही हैं। तो इस प्रकार के म्यूचुअल डेब्ट्स या म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस का प्रभाव हमको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी एंट्री में आपको बता रखा है आर लिमिटेड के देय बिलों में पी लिमिटेड को देय 2,000 रुपये की राशि शामिल है। आर के बिल्स पेबल में पी लिमिटेड को दे 2,000 की राशि शामिल है, जिसमें से 1,200 रुपये के बिल बैंक से भुनाए जा चुके हैं। तो अभी 800 के भुनाए नहीं गए हैं। तो आप देखिए बीपी किसके हैं वो आर के और बीआर किसके होंगे फिर वो पी के होंगे। तो एंट्री हमेशा यही पास होगी, बिल्स पेबल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। भले ही कोई किसी का भी बीपी हो या किसी का भी बीआर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीपी हमेशा डेबिट होगा और बीआर हमेशा क्रेडिट होगा। हाँ, जिस भी कंपनी का वो है वो उसके ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, क्योंकि हमको बीआर और बीपी को कम करना है। तो बीआर क्योंकि डेबिट होता है तो इसको आप क्रेडिट कर देंगे, और बीपी चूँकि क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हमेशा यही पास होगी, बिल्स पेबल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और ब्रैकेट में बता दीजिए आप, बिल्स पेबल है आर के तो आर लिमिटेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल ब्रैकेट में पे लिमिटेड 800, 2000 माइनस 1200 800। देन थर्ड पॉइंट में पे लिमिटेड के स्टॉक में आर लिमिटेड से ख़रीदा हुआ 5,000 रुपये की राशि का 5,000 की लागत का माल शामिल है, जिस पर बाद वाली कंपनी ने 1,000 का लाभ कमाया है। तो ऐसा लाभ कहलाता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। इसे हमें एलिमिनेट करना होता है। इसके लिए अगर तो जो अमेलगमेशन है वो परचेज़ के नेचर का है तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1,000। गुडविल या कैपिटल रिजर्व दोनों में से एक को डेबिट किया जाता है। अगर तो हमारी फर्स्ट एंट्री में कैपिटल रिजर्व अराइज हुआ है तो हम कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेंगे, अदरवाइज हम गुडविल को डेबिट करेंगे। टू स्टॉक 1,000 से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक एलिमिनेटेड। और अगर जो अमेलगमेशन है वो मर्जर के नेचर का है तो ऐसी स्थिति में गुडविल या कैपिटल रिजर्व अराइज ही नहीं होगा। तो इस स्थिति में जनरल रिजर्व या P&L सरप्लस को डेबिट किया जाएगा और टू स्टॉक 1,000। सेम नरेशन, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक एलिमिनेटेड। तो इस प्रकार हम म्यूचुअल डेब्ट्स जो होते हैं या म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनके संबंध में एंट्रीज पास करते हैं और उनके प्रभाव को समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।